हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर आव्यूह अर्थात मैट्रिसेस का 4th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आशा करते हैं कि आप सभी के सभी लोगों ने उन 3 लेक्चर्स को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है डियर स्टूडेंट्स, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है। साथ ही साथ उस प्लेलिस्ट का लिंक आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप लोग उन सारे लेक्चर्स को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है आव्यूह का आव्यूह से गुणा। जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमें दो आव्यूह को जोड़ना है, उनको प्लस करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं और आव्यूहों का योगफल किन किन नियमों का पालन करता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। योग और अंतर के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों दो आव्यूहों का गुणनफल, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो आव्यूह को आव्यूह से गुणा करने में होती है, लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं आपको आव्यूह को आव्यूह से गुणा करने का बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। बहुत ही गुणा करने का बहुत ही सिंपल तरीका मतलब वही तरीका होता ही है, लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा और कुछ एग्जाम्पल लेकर के प्रैक्टिस भी करूंगा, जिससे अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। बस ध्यान रखिएगा कि मेरे साथ आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे हों। टॉपिक है डियर स्टूडेंट दो आव्यूहों का गुणनफल। ध्यान देना, टॉपिक है दो आव्यूहों का गुणनफल। ठीक है, दो आव्यूहों का गुणनफल, जिसको हम बोलेंगे बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स आज का। इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को आव्यूह से आव्यूह को गुणा करने में ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आइए समझते हैं आराम से। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आपको बताया था कि दो आव्यूह को अगर हमें ऐड करना है, तो पहली कंडीशन थी कि जिन दो आव्यूहों का योगफल हमें ज्ञात करना है उनकी कोटि समान होनी चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर सेम है तभी हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐड नहीं कर सकते और उनको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, जिन दो आव्यूहों को गुणा करना होता है उसमें भी एक रिलेशन होता है। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि a इक्वल टू हमारे पास कोई एक आव्यूह है aij, जिसकी जो कोटि है बच्चों मान लीजिए वो m क्रॉस n की कोटि है, और एक दूसरा आव्यूह जो b है, इसकी ये मान लो bij है और इसकी कोटि n गुणे p है, तब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। देन उस सिचुएशन में ab जो होगा वो पॉसिबल होगा। कम समझ में आया होगा। क्या है इसका मतलब? डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी आव्यूह a को आव्यूह से गुणा b से गुणा करना चाहते हैं, तो पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति के बराबर होना चाहिए। पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति के बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले की पंक्ति दूसरे के स्तंभ के बराबर हो जाए, ऐसा नहीं। पहले का स्तंभ, ध्यान रखना मैं लिख दे रहा हूं, पहले का जो स्तंभ हो, ठीक है, वो बराबर हो किसके? दूसरे की पंक्ति के। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर जिन दो आव्यूह को आप गुणा करना चाहते हैं उसमें पहले आव्यूह के जो स्तंभ की संख्या है वो दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या के बराबर है, तभी उन आव्यूहों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी उनका हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। और समझिए, ये चीज़ आप नोट रखिएगा कि जैसे हमारे पास a इक्वल टू कोई आव्यूह है aij जो m क्रॉस n कोटि का है, और दूसरा आव्यूह b है सपोज करिए, जो कि bij है, तो अगर इनका प्रोडक्ट निकालते हैं और n क्रॉस p का है, तो देखो इसमें स्तंभ n है, इसमें भी स्तंभ कितने हैं और पंक्ति कितनी है? n है। तो इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है, लेकिन जो रिजल्ट आता है उसका भी इनसे रिलेशन होता है। कहने का मतलब सपोज करिए हम a इंटू बी निकालें
और हमें सी प्राप्त हो, अगर हमें सी प्राप्त हो, देन जो सी होगा बच्चों, अगर वो आएगा CIJ, तो उसमें वह जो होगा बच्चों m गुणे p कोटि का होगा। वो कितनी कोटि का होगा? m गुणे p कोटि का होगा। आप समझिए ध्यान से, मतलब अगर पहले आव्यूह को दूसरे से गुणा कर रहे हो तो इसके स्तंभ की संख्या इसकी पंक्ति की संख्या के बराबर होना चाहिए, और जो नया आव्यूह बनेगा, जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, उसकी कोटि इसकी पंक्ति गुणे उसके स्तंभ के बराबर होगी। इसकी पंक्ति m थी, इसका स्तंभ कितना था? p था। देखो जो नया आव्यूह हमारा बना है वो गलत लिख दिया मैंने, m क्रॉस p का बने। कितने बनेगा बच्चों? m क्रॉस p का बनेगा। बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को। इसको ऐसे भी लिख लीजिए आर करके, मीन जैसे AIJ हमारे पास कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n कोटि का है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? BIJ जो कि n क्रॉस p का है। तो अगर मान लो हमें कोई नया आव्यूह CIJ मिल रहा है जिसकी कोटि कितनी होगी? m गुणे p की होगी, m गुणे p की होगी। ठीक है, ये इसकी कंडीशन होती है, इसकी शर्त होती है, इसको आप लोग नोट रखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पहले समझाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखाता हूं। ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्पल समझिए, थोड़ा सा समझिए डियर स्टूडेंट्स। जैसे मान लो a बराबर कोई आव्यूह ले लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। b बराबर कोई आव्यूह ले लिया 1 2 1 1 1 1। सपोज ये कितनी कोटि का है? ये 2 गुणे 3 कोटि का है, सॉरी 3 गुणे 2 कोटि का है। इसमें जो है पंक्ति कितनी है? 3 है, स्तंभ 2 है, और ये क्या है? 2 गुणे 3 कोटि का है। अब पहले आपको ये समझना है कि क्या अगर हम आव्यूह A को आव्यूह B से गुणा करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है कि नहीं? तो डियर स्टूडेंट्स आप क्या देखेंगे? आव्यूह A के स्तंभ की संख्या आव्यूह B के पंक्ति की संख्या के क्या होना चाहिए? बराबर। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर बराबर है तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर बराबर नहीं है तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो है बराबर, बराबर है तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, और जो नया आव्यूह बनेगा उसकी कोटि 3 गुणे 3 होगी। मतलब इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ से उस नए वाले आव्यूह की कोटि क्या होती है? डिसाइड होती है। ये आव्यूह के गुणनफल का कंसेप्ट होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। सारे कंसेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने मजबूत कर दिया कि अगर A और B दो आव्यूह हैं तो उनका प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति के क्या हो? बराबर। एग्जांपल समझा दिए, A इक्वल टू ए लिया, B इक्वल टू ए लिया। यहां देखो इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर है, तो C अगर कोई नया आव्यूह बनता है तो उसकी कोटि क्या होगी? उसको हमने इस तरीके से भी लिख करके यहां पर समझा दिया है। ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन था कि आव्यूह को गुणनफल कम पॉसिबल है, और गुणनफल के पश्चात जो रिजल्ट आएगा उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी ये आपको समझ आ गया होगा। अब एग्जांपल लेकर के हम आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाते हैं कि कैसे हम लोग दो आव्यूह को गुणा करते हैं। कई सारे एग्जाम्पल लेंगे और उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर बच्चों डिस्कस करने के पश्चात हम लोग मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका जो गुणधर्म होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए कोई एग्जाम्पल लीजिएगा जिसको हम पूरा मल्टीप्लाई करके आप लोगों को समझाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। जैसे A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ले लीजिए बच्चों 1 2 1 1 2 5, ऐसे हमने ले लिया। एक मैट्रिक्स है, कितनी कोटि का है? 3 गुणे 2 कोटि का है। ठीक, एक दूसरा आव्यूह ले लेता हूं A इक्वल टू मान लीजिए 1 2 2 2, ये 2 गुणे 2 कोटि का है। इतनी बात समझ में आ गई। इसको हम B नाम देते हैं। अब इसको क्या नाम देते हैं? B। अब हमें क्या करना है बच्चों? AB निकालना है, मींस A को B से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? क्या इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर है? तो आप देख रहे हैं कि इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के क्या है? बराबर है। इसका मतलब इन दोनों आव्यूहों को आप गुणा कर सकते हो, इनका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। और अभी डिसाइड कर लो जो नया आव्यूह बनेगा वो कितनी कोटि का होगा? 3 गुणे 2 कोटि का होगा जो नया आव्यूह बनेगा। अब देखिए कैसे गुणा करेंगे, देखना ध्यान से। 1 2 1 लिख लो, फिर 1 2 5 ये था, इसको हमने लिख दिया। इनटू में ये लिख दो 1 2 2 2, इस तरीके से आप इसको लिख दीजिए। अब गुणा करने के लिए बेटा ऐसे L का साइन है, उल्टा L का साइन याद रखिएगा। इस तरीके से मैं बना रहा हूं। होगा क्या समझिएगा ध्यान से। इसकी पहली पंक्ति को पकड़ेंगे, ला करके इसके पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसकी पहली पंक्ति को पकड़ेंगे, लाके दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसकी दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ में, फिर इसकी तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में, ऐसे किया जाता है। और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो समझिएगा ध्यान से, जब AB इक्वल टू आप फाइंड करोगे तो इसको देखो ध्यान से, इसको इसके साथ लेके आइए। देख रहे हैं? तो 1 का 1 से गुणा होगा, 1 गुणे 1, और इस 1 का इस 2 से होगा, प्लस लगाया जाएगा 1 गुणे 2।
समझ में आ गया। अब इसी को पकड़ो और इसके साथ लेके आओ। अब तो इस एक का एक 2 से गुणा होगा 1 गुणे 2, फिर इस एक का इस 2 से गुणा होगा 1 गुणे 2। समझ में आ गई बात। अब इसका काम खत्म करिए, ये पहला वाला हो गया, ठीक। अब इस दूसरी पंक्ति को पकड़िए और इसको पहले स्तंभ के साथ ले आइए, ये ऐसे घुमाइए, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दीजिए। अब इस 2 का इसके साथ होगा तो 2 1 कम 2 डायरेक्ट लीजिए, तो 2 1 कम 2, इसका इसके साथ होगा 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको किसके साथ लेके आओगे, इसके साथ लेके आओगे, तो ये इसके साथ जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, ये हो गया। अब यही काम आप इसके साथ भी कर लीजिए। आप समझिए, तीसरी पंक्ति पकड़िए, इसको लेकर के इसके साथ आइए, 1 का 1 से गुणा होगा 1, 5 दूना 10 हो गया। फिर इसका इसके साथ 1 2 2, फिर 5 दूना 10, ये हो गया, गुणा हो गया। अब इसी को जैसे लिखा है इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए ये भी इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 2 और 1 3, ये हो गया, 4 2 6, 10 1 11। अब ये कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 10 2 12 हो गया। कितनी कोटि का आया, 3 गुणे 2 कोटि का आया, जो हम लोगों ने पहले से ही डिसाइड किया था कि जब हम इस आव्यूह को गुणा करेंगे इस तरीके से तो हमें जो मिलेगा वो कितनी कोटि का होगा, 3 गुणे 2 कोटि का होगा। अब एक खास बात इसमें समझ लीजिए, एक बड़ी खास बात समझिए। अगर आपसे कोई कहता है कि भैया BA, इस केस में B को A से गुणा करो, तो B का स्तंभ A की पंक्ति के बराबर होना चाहिए। तो बताओ क्या B का स्तंभ A की पंक्ति के बराबर है? नहीं। इसका मतलब इस केस में BA जो है वो पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यहां पर हम देख रहे हैं कि AB तो पॉसिबल है लेकिन BA पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब AB और BA आपस में इक्वल आ रहे हैं क्या? इक्वल ही नहीं आ रहे हैं। तो जब AB और BA आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आव्यूहों का जो गुणनफल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जो मैट्रिसेस होता है, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्रम विनिमय नहीं होता है। अभी हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे। ये एग्जाम्पल कुछ आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं और उसको भी मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, तब उसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक क्वेश्चन आपको मैं टास्क में भी दे दूंगा, आप लोग उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अभी बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है, समझते चलिए डियर स्टूडेंट्स फटाफट से। एक कोई और आप व्यू लेते हैं, बड़ा सा लेते हैं, तीसरी कोटि का, 1 2 2 1 1 5 2 4 3, ये हमारे पास एक आव्यूह A हो गया। एक दूसरा आव्यूह ले लीजिए, 5 1 2 2 2 1 1 2 5, चलो ये सब ले लिख दिया। अब ये आपका 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है, ये भी कितनी कोटि का है, 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है। ये भी पॉसिबल है, जी हाँ सर, इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर है। जो नया आव्यूह बनेगा उसकी कोटि क्या होगी, 3 गुणे 3 कोटि का ही ये आव्यूह होगा। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। जब AB लिखेंगे तो यहाँ पर A लिखेंगे 1 2 2 1 1 5, फिर 2 4 3, ये हो गया। और इनटू में 5 1 2 2 2 1 1 2 5, करिए मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। समझ गए होंगे आप लोग। देखिएगा ध्यान से, AB इक्वल टू ले आइए, इसको इसके साथ, 1 का 5 से गुणा होगा 5, इस 1 का 1 से होगा 1, फिर इसका 2 का 2 से होगा 4। समझ आ गया। अब इसी को इसके साथ लेके आइए, तो इस 1 का इस 2 से गुणा होगा 2, इस 1 का इस 2 से गुणा होगा 2, फिर इस 2 का इससे होगा 2। समझ आ गया। अब इसको फिर पकड़िए, इसके साथ लेके आइए, 1 का 1 से गुणा होगा 1, फिर 1 का 2 से होगा 2, फिर 2 का 5 से होगा 10। ये इसका तीनों स्तंभ में मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब ऐसे ही आप क्या करिए, दूसरी पंक्ति को लीजिए, इसको इसके साथ लेके आइए 10, इसको इसके साथ लेके आइए 1, इसको इसके साथ ले आइए 8 हो गया। सही है। अब इसको इधर ले आइए दूसरे स्तंभ में, 2 का 2 से करो 4, और फिर 2, और फिर किसका हो गया भैया, फिर हो गया यहाँ पर 4। अब इसी को इसके साथ ले आइए, 2 का 1 के साथ करो 2, फिर 1 का 2 के साथ 2, फिर उसके बाद 5 चौके 20, ये हो गया। समझ आया। अब ऐसे ही आप तीसरी पंक्ति को लेके चले जाइए, इस 2 का 5 से होगा 10, 5 का 1 से होगा 5, 3 का 2 से होगा 6, फिर इसको इसके साथ ले जाइए, 2 का 2 से करिए 4, 5 दूना 10, और प्लस में 3 हो गया। फिर इसको साथ लेके जाएंगे 2 प्लस 10 और प्लस 15। बस अब इसको करना है, अब इसको प्लस कर लीजिए, आंसर आ गया। 5 1 6 4 10, ये हो गया। 10 1 11 8 19, ये हो गया। 10 5 15 6 21, ये हो गया। 2 2 4 2 6, ये हो गया। 4 2 6 4 10, ये हो गया। 10 4 14 3 17 17, ये हो गया। और 10 3 13 13, ये हो गया। 2 2 4 24, ये हो गया। 10 2 12, और ये 27, ये आपका आंसर हो गया। समझ आ गया प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करना।
आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। अच्छा, इस केस में अगर हम BA निकालना चाहें तो BA भी यहाँ बच्चों पॉसिबल हो जाएगा। देखिए, क्योंकि जब BA करेंगे तो B का स्तंभ A की पंक्ति के बराबर है, मतलब क्योंकि दोनों समान कोट के वर्ग आव्यूह हैं, इसलिए यहाँ पर AB और BA दोनों आपस में पॉसिबल हैं और इक्वल भी आ सकते हैं। अगर आप करके देखेंगे, कोई जरूरी नहीं पॉसिबल इक्वल ही आएंगे, तो कभी कभी ये पॉसिबल होगा। अगर AB पॉसिबल है तो BA भी पॉसिबल होगा, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर आप ये देखेंगे कि AB अगर पॉसिबल है तो BA पॉसिबल नहीं होता है। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को दे देते हैं, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का, कहीं पर भी आप लोग स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स क्या है। क्वेश्चन है इफ A इक्वल टू 1 1 2, ठीक, 0 2 3 फिर 2 1 1, सही है, ये एक आव्यूह है। एंड B जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमें गिवन है 1 3 4 और उसके बाद 2 0 1, ये है। तो AB तथा BA याद कीजिए, आपसे कह रहा है कि देन AB क्या होगा आपको बताना है एंड BA क्या होगा आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, जब पॉसिबल होगा तभी फाइंड करेंगे, जो पॉसिबल नहीं होगा उसे हम फाइंड नहीं करेंगे। अगर AB पॉसिबल है तो AB फाइंड करिएगा, BA पॉसिबल है तो BA फाइंड करिएगा, दोनों पॉसिबल है तो दोनों फाइंड करिएगा, दोनों नहीं पॉसिबल होगा दोनों मत फाइंड करिएगा। बाकी आप लोग चेक करेंगे इसकी कोटि को देख करके और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना आंसर बताएंगे कि ये आपको आया या नहीं आया। बाकी भी हम लोग एक्सरसाइज में डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट का यूज बहुत ज़्यादा करेंगे। 2 एग्जाम्पल लेकर के हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, जिससे आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं, आव्यूहों के गुणनफल के गुण। टॉपिक है आव्यूहों के गुणनफल के गुण, किसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हम किसी आव्यूह को दूसरे आव्यूह से गुणा करते हैं तो वो किन किन नियमों का पालन करता है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे साहचर्य नियम। कौन सा नियम बच्चों? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक। इसमें क्या होता है, हियर यहां पर A, ठीक है, A इंटू में BC बराबर होता है AB इंटू C के बराबर होता है। मतलब ये है कि साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम का पालन करता है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि आव्यूहों का जो गुणनफल है वो क्या होता है, साहचर्य होता है, एसोसिएटिव होता है, अर्थात ये साहचर्य नियम का क्या करता है बच्चों, पालन करता है। दूसरा देखिएगा, दूसरा है क्रम विनिमेय। क्रम विनिमेय नियम, जिसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। आप यहां बोलेंगे सिंस AB इज नॉट इक्वल टू BA, AB BA के बराबर नहीं होता, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसलिए क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं करता है। वहाँ पे पालन करता है, इसमें क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है। तीसरा नियम देखिए, तीसरा इसमें दिया गया है बच्चों बंटन नियम, ठीक है। तो बंटन नियम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। बंटन नियम
जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये बच्चों बंटन नियम का पालन करता है। बंटन नियम का मतलब होता है ए ब्रैकेट में बी प्लस सी ये इक्वल होता है ए बी प्लस ए सी के इक्वल होता है। तो याद रखिएगा बंटन नियम का पालन करेगा, बंटन नियम का पालन करता है कौन? आव्यूहों का गुणनफल। ठीक, ये क्लियर हो गया। बस इतनी बात आपको समझनी थी जो आप लोगों ने समझ लिया है। अब एक टॉपिक और है बच्चों, आव्यूह की घातें। आव्यूह की घातें, आव्यूह की घातें, पावर ऑफ मैट्रिसेस। क्या मतलब होता है इसका? जैसे हम किसी आव्यूह ए को ए से गुणा करते हैं तो इसको हम लोग ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम किसी 3 आव्यूह को ऐसे करते हैं तो इसको हम लोग ए क्यूब लिख सकते हैं। ए गुणे ए ऐसे डॉट 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 अगर हम n टाइम्स करते हैं तो इसको हम लोग a टू दी पावर n लिख सकते हैं। ये होता है आव्यूह की घातें। क्लियर हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक और है डियर स्टूडेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आव्यूह तथा सारणिक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। अगर आपको याद है तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट पढ़ाया है। और जब मैं आपको डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों से बोला था कि भैया डिटर्मिनेंट को समझने से पहले थोड़ा सा हमें आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो हमने आप लोगों को सारणिक को समझाने से पहले आव्यूह को थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। तो चूंकि अब आप लोग आव्यूह भी पढ़ने चल रहे हैं और मतलब आव्यूह पढ़ रहे हैं और सारणिक आप पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोगों को अंतर समझना है। ध्यान रखिएगा, आव्यूह तथा सारणिक में अंतर, सारणिक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, दोनों में अंतर क्या होता है। आइए एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं आव्यूह, जिसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। दूसरी तरफ लिख लेते हैं हम लोग सारणिक, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? डिटरमिनेंट बोलेंगे। देखते हैं क्या दोनों में अंतर होता है। पहला नंबर जो होता है डियर स्टूडेंट्स की जो हमारा आव्यूह होता है, आव्यूह जो होता है वो हमेशा m क्रॉस n टाइप का होता है। इसका मतलब जो आव्यूह होता है उसमें कोई जरूरी नहीं होती है कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो। उसी के आधार पर आव्यूह कई प्रकार के होते भी हैं। किसी भी आव्यूह में पंक्ति की संख्या 3, स्तंभ की संख्या 2 इस तरीके से हो सकती है। लेकिन जो सारणिक होता है वो n क्रॉस n टाइप का ही होता है, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि m क्रॉस m टाइप का ही होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा आव्यूह है बच्चों, उस आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ की संख्या अलग अलग होती है, जबकि सारणिक में पंक्ति और स्तंभ की संख्या सदैव समान होती है। तो इसीलिए इसमें कहा जाता है कि इसका वर्गाकार, ध्यान देना, वर्गाकार होना आवश्यक नहीं है। ध्यान रखिएगा, वर्गाकार होना आवश्यक नहीं है। समझ रहे हैं? इसका वर्गाकार होना आवश्यक नहीं है, जबकि ये जो है बच्चों क्या होता है? वर्गाकार ही होता है, वर्गाकार ही होता है। क्यों? क्योंकि सारणिक में पंक्ति और स्तंभ की संख्या हमेशा समान होती है। तो जब पंक्ति और स्तंभ की संख्या हमेशा समान होगी तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या होगा? हमेशा वर्गाकार होगा, जबकि जो आव्यूह होगा वो हमेशा वर्गाकार नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगली चीज ये है बच्चों कि जो हमारे पास आव्यूह है उसको हम इस चिन्ह से या इस चिन्ह से या कभी कभी इस चिन्ह से भी दिखा सकते हैं। माने दो समांतर रेखाओं का प्रयोग करते हुए भी इसको हम लोग कभी कभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कभी कभी दिखा सकते हैं। जबकि सारणिक के लिए केवल यही समांतर रेखाओं वाला साइन है, सारणिक के लिए
केवल और केवल यही समांतर रेखाओं वाला साइन ही यूज होता है, जबकि इस ऑब्ब्यू के लिए ज़्यादातर ये यूज होता है। मतलब ये तो कहीं आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा, ये हमेशा होता है। कुल मिलाकर के अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे लेक्चर को ध्यान से देखा रहा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि वर्ग ऑब्ब्यू से ही सारणिक बनता है। मतलब जो सारणिक होता है उस सारणिक में पंक्ति और स्तंभ की संख्या सदैव क्या होती है समान। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे होता क्या है कि जैसे हमारे पास एक ऑब्ब्यू है, मान लीजिए 5 2 7 9, ये हमारे पास ऑब्ब्यू है। इस ऑब्ब्यू को हम 2 से गुणा करना चाहते हैं, तो इस ऑब्ब्यू को 2 से गुणा करना, मैंने आपको सिखाया कि इसके प्रत्येक अवयव में 2 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। अब ये जाकर के इस 2 से इस ऑब्ब्यू में गुणा हो गया। लेकिन बच्चों अगर ये सारणिक होता, अगर ये सारणिक होता तो सारणिक में अगर किसी संख्या से गुणा करना है तो उस संख्या से उसके प्रत्येक अवयव में गुणा नहीं किया जाता है, उसके प्रत्येक एलिमेंट्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। तो किससे किया जाता है? उस नंबर से हम किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुणा कर देते हैं तो उसके सारणिक में गुणा हो जाता है। तो जैसे इसमें किसी के पहले स्तंभ में कर दो, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 7 और 9, ये हमने कर दिया, इस सारणिक में गुणा हो गया। तो अगला अंतर ये भी लिख सकते हैं, किसी ऑब्ब्यू में किसी अदिश से जब हम गुणा करते हैं तो हमें उस अदिश से या उस संख्या से ऑब्ब्यू के प्रत्येक अवयव को गुणा कराना होता है, प्रत्येक अवयव को मल्टीप्लाई कराना होता है। जबकि जब हम किसी संख्या से किसी सारणिक को गुणा करते हैं तो अगर उस सारणी की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को उस संख्या से गुणा करा देते हैं तो उस संख्या से उस सारणिक में गुणा हो जाता है, उस सारणिक के मान में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने ऑब्ब्यू के जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी ऑपरेशंस का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता है, ऑब्ब्यू का ऑब्ब्यू से डिवाइड नहीं होता है। हाँ, ऑब्ब्यू का किसी संख्या से डिवाइड हो सकता है, ऑब्ब्यू का किसी संख्या से डिवाइड हो सकता है। जैसे a इक्वल टू आपने कोई मैट्रिक्स लिख लिया 2 4 है ना, और यहाँ पे 7 लिख लिया और ये 9 लिख लिया। अब आपको ये पता है कि अगर हम इसको 2a करना चाहें, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना चाहें, इसके प्रत्येक एलिमेंट को हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 14, यहाँ 18 हो जाएगा, इस तरीके से। लेकिन मान लीजिए कि हमें a/2 निकालना है। a/2 निकालने का मतलब ये है कि इस ऑब्ब्यू को हमें 2 से भाग देना है। तो बच्चों ये बताइए, किसी संख्या को 2 से भाग देना, इसका मतलब क्या है? 1/2 से गुणा करना। तो गुणा करने का जो तरीका है वही हम लोग अप्लाई कर दे। इसका मतलब जब किसी संख्या से किसी ऑब्ब्यू को भाग देना है तो उस संख्या से उस ऑब्ब्यू के प्रत्येक अवयव को हमें भाग देना होगा। तो 2 को 2 से भाग दोगे 1 आएगा, 7 को भाग दोगे 7/2 आएगा, 4 को भाग दोगे 2 आएगा, यहाँ भाग दोगे 9/2 आ जाएगा। तो ये हमें a/2 की क्या मिल जाएगी? वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से किसी अदिश से, किसी स्केलर नंबर से हम किसी ऑब्ब्यू को अगर डिवाइड करना चाहते हैं, अगर हम भाग देना चाहते हैं, तो उस नंबर से, उस अदिश से, उस स्केलर से हमें उस ऑब्ब्यू के प्रत्येक अवयव को भाग देना होता है। तो ये सारी की सारी बातें डियर स्टूडेंट्स आप लोग खूब अच्छे से स्पष्ट हो गई होंगी। अभी बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर बच रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों को ऑब्ब्यू का एक सममित ऑब्ब्यू होता है, ऑब्ब्यू के सहगुणनखंड पढ़ना है, सहखंडज ऑब्ब्यू पढ़ना है, ऑब्ब्यू का व्युत्क्रम पढ़ना है, ऑब्ब्यू की सहायता से समीकरण को कैसे हल करते हैं वो हम लोगों को पढ़ना है। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स अभी हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन इन सारे टॉपिक्स को हमने जो क्लियर किया है, अब इनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं पहले हम लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी तक के ये इसको मिला करके 4 लेक्चर हुए हैं, इन 4 लेक्चर्स में जो कुछ भी आपको सिखाया गया सारे कंसेप्ट आपके प्रिपेयर हो जाने चाहिए, जिससे अब नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, साथ ही साथ उसके आधार पर आपको टास्क भी दूंगा। आपके आज के लेक्चर में भी आपको टास्क प्रोवाइड कराया गया, उसको आप लोग करिएगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें, फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तब उसके बिहाफ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरीके से अपनी जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग लेक्चर को शेयर नहीं करते हैं तो आप लोगों से ये हम कहना चाहेंगे कि अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं, मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं, तो डेली आप लोग लेक्चर को जरूर से ज़रूर शेयर करिए। खासकर अपने जूनियर्स को जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं उनको ज़रूर सजेस्ट करिए कि आपकी अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सोल्यूशन पर अप्लाइड मैथ फर्स्ट की क्लास 6 PM से चल रही है, जिससे वो लोग भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। बाकी डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।